हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजवंश जिसे कि हम परिव्राजक वंश या परिव्राजक राजवंश के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमारे ऑलरेडी बात करें तो नागवंश, गर्दभेल्य वंश और औलिकर वंश पर लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं परिव्राजक वंश। हाँ, परिव्राजक वंश पढ़ने से पहले सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परिव्राजक वंश। अगर हम बात करें परिव्राजक वंश की, तो ये एक वंश था जो हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यानी कि पन्ना के आसपास का क्षेत्र जो है, ठीक है, सतना पन्ना के आसपास का क्षेत्र, उस क्षेत्र पर कभी एक वंश अस्तित्व में आया जिसे कि हम परिव्राजक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात करें लगभग 5वीं से 6वीं सदी के मध्य, 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य वर्तमान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत एक वंश अस्तित्व में आया जिसे कि हम परिव्राजक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस वंश के बारे में हमको जानकारी कई सारे स्रोत हैं, कई सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से दो महत्वपूर्ण शासक हैं इस वंश के, हस्तिन और संक्षोभ। ठीक है, इस वंश के दो महत्वपूर्ण शासक हुए, एक हस्तिन और दूसरे संक्षोभ। तो हस्तिन के समय कुछ शिलालेख जारी किए गए, संक्षोभ के समय के कुछ शिलालेख हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे कि हमको परिव्राजक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बात करेगा परिव्राजक, तो परिव्राजक शब्द जो है वो किसके लिए यूज होता है? जो तपस्वी होते हैं, जिन्होंने अपना घर बाहर सब छोड़ दिया हो, ठीक है, जो तपस्वी होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो कैसे तपस्वी? अगर हम बात करें परिव्राजक वंश जो है मेनली किससे संबंधित है, तो एक गोत्र होता है जिसको हम बोलते हैं भारद्वाज। ठीक है, जो ब्राह्मण वंश होता है तो उसमें क्या होते हैं? गोत्र होते हैं, गोत्र सिस्टम होता है। तो उसमें एक वंश होता है गोत्र होता है जिसको हम बोलते हैं भारद्वाज गोत्र। ठीक है, कई सारे गोत्र होते हैं जैसे कश्यप है, वशिष्ठ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो सप्त ऋषि थे उनके नाम पर गोत्र रखे गए, तो उसमें से ही एक गोत्र है ब्राह्मणों से संबंधित है जिसको बोलते हैं भारद्वाज गोत्र। तो उसी गोत्र यानी भारद्वाज गोत्र से संबंधित इस वंश को माना जाता है। ठीक है, परिव्राजक वंश की अगर हम वंशावली की बात करें तो इस वंश का सबसे प्राचीन जो व्यक्ति है, ठीक है, ज्ञात व्यक्ति यानी ज्ञात सदस्य इस वंश का, वो क्या है? सुशर्मन है। क्या है? सुशर्मन इस वंश का सबसे प्राचीन ज्ञात सदस्य है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इस वंश का सबसे प्राचीन क्या है? ज्ञात सदस्य है। इसके पहले कौन हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त नहीं है, जानकारी के सोर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यानी कि परिव्राजक वंश का सबसे प्राचीन अगर हम आदि पुरुष या ज्ञात सदस्य माने तो वो कौन थे? सुशर्मन थे। ठीक है, ये कोई महाराजा राजा नहीं थे। कौन थे ये? सुशर्मन थे। इसके बाद सुशर्मन के बाद इनके वंश में इनके पुत्र नहीं थे, इनके वंश के ही थे, जिनको हम देवादय या देवाद्या के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देवादय या देवाद्या के नाम से जानते हैं। ये जो सुशर्मन के ही क्या थे? वंशज थे। ठीक है, इसके बाद देवादि के या देवादय के पुत्र हुए जिनको कि हम प्रवंजन के नाम से जानते हैं। प्रवंजन के पुत्र दामोदर के पुत्र हस्तिन, ठीक है, और हस्तिन के पुत्र संक्षोभ हुए। और आपको बता दूं कि संक्षोभ जो थे वो परिव्राजक वंश के अंतिम ज्ञात सदस्य थे। ठीक है, अगर बात करें इस वंश का अंतिम अगर कोई शासक हुआ है तो वो कौन थे? हमारे महाराज संक्षोभ थे। ठीक है, कौन थे? महाराज संक्षोभ थे। ठीक है, अब देखिए जो परिव्राजक वंश था इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। ठीक है, परिव्राजक वंश के जो सदस्य थे ये अगर बात करें तो स्वतंत्र नहीं थे। ये किसके सामंत हुआ करते थे? ये गुप्तों के सामंत थे। ये किसके सामंत थे? गुप्तों के क्या थे? सामंत थे, या यूं हम कह सकते हैं ये गुप्तों के क्या थे? जागीरदार थे। ठीक है, यानी कि इस वंश के जो शासक थे उन्होंने अपने आप को गुप्तों से स्वतंत्र नहीं किया, ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे, उसके सामंत या उनके जागीरदार थे। इस बात की जानकारी हमको कई स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, इस बात की जानकारी के कई सारे हमारे पास साक्ष्य हैं कि आप लोगों ने सुना होगा गुप्तों का कैलेंडर। ठीक है, गुप्त कैलेंडर, शकों का कैलेंडर, ठीक है, इस तरीके से कई सारे कैलेंडर थे। तो गुप्तों का जो कैलेंडर था उसको जो परिव्राजक वंश के सदस्य थे उन्होंने गुप्तों के कैलेंडर को अपनाया। ठीक है, तो हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि जो परिव्राजक वंश के जो सदस्य थे, ठीक है, शासक हुए, वो गुप्तों के सामंत रहे। ठीक है, 3 बातें हैं जिनसे कि हम प्रूव कर सकते हैं। पहला क्या है कि अगर हम बात करें तो जो गुप्तों के टाइम का जो कैलेंडर था, ठीक है, उसको
उसको ही ये जो परिव्राजक वंश के जो सदस्य थे यानी कि शासक थे उनके कैलेंडर को अपनाते थे, उसको फॉलो करते थे, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्वतंत्र होते तो इनका खुद का स्वयं का कैलेंडर होता जिसको ये अपनाते, लेकिन ये किसके सामंत थे, किसके अधीन थे अगर हम बात करें तो गुप्तों को, ठीक है। गुप्तों की सत्ता स्वीकारते थे, उनके अधीन जागीरदार थे, सामंत थे, इसलिए उन्होंने गुप्त कैलेंडर को स्वीकारा। इसके बाद अगर बात करें हम तो परिव्राजक वंश के जो सदस्य थे यानी कि शासक हुए, इन्होंने कभी भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं की, ठीक है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसकी उपाधि धारण की, महाराज की, महाराज की उपाधि, किसकी उपाधि धारण की, महाराज की। अपने नाम के आगे इन्होंने सिर्फ महाराज का प्रयोग किया, किसका, महाराज का, लेकिन महाराजाधिराज का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि महाराजाधिराज कौन थे, इनके टाइम पीरियड में गुप्त थे और ये गुप्तों के सामंत थे, इसलिए इन्होंने अपने लिए महाराज उपाधि का प्रयोग किया, ठीक है। हम बोलते भी हैं महाराज हस्तिन, महाराज संक्षोभ, ठीक है। ये सारे क्या थे हमारे, ये महाराज थे, ठीक है, महाराजाधिराज नहीं थे, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये क्या रहे, सामंत रहे होंगे, ठीक है, जागीरदार रहे होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इन्होंने स्वयं को क्या बताया है, इन्होंने स्वयं को अगर हम बात करें तो गुप्त नृप, ठीक है, गुप्त नृप राज्य गुप्तो, गुप्त नृप राज्य गुप्तो, ठीक है। इन्होंने स्वयं को क्या बताया है, गुप्त नृप राज्य भुक्तो, भुक्तो मतलब क्या होता है, जागीरदार, ठीक है। इन्होंने स्वयं को गुप्तों का सामंत बताया है, गुप्त नृप यानी कि गुप्त राजा, ठीक है, उनके राज्य के क्या थे, भुक्तो थे, भुक्तो मतलब जागीरदार थे, ठीक है। तो इन्होंने स्वयं को गुप्त नृप राज्य भुक्तो कहा है, ठीक। तो अगर हम बात करें परिव्राजक वंश, तो परिव्राजक वंश जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य अस्तित्व में आया। गुप्त वंश के जो शासक थे वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते थे, ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, क्योंकि यह बात हम इस बात पर अगर हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने गुप्तों के कैलेंडर को ही अपनाया, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं की। इसके अतिरिक्त गुप्त नृप राज्य भुक्तो, अर्थात इस कथन का उद्देश्य है कि ये क्या थे, गुप्तों के सामंत थे, उनकी अधीनता स्वीकार करते थे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिव्राजक वंश के जो सदस्य थे, ठीक है, शासक थे, वो क्या थे, गुप्तों के सामंत जमींदार हुआ करते थे, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, ना ही इन्होंने कभी अपने आप को स्वतंत्र करने का कोई प्रयास किया, जैसे कि औलिकर वंश ने किया था, ठीक है। पहले वो गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जो प्रथम औलिकर वंश था, ठीक है, उसमें सबसे महान शासक कौन था, और जो द्वितीय औलिकर वंश था उसमें सबसे महान शासक कौन था, या ओवरऑल बताएंगे कि वो कौन सा सबसे महान शासक था औलिकर वंश का, ठीक है, जिसने हूणों को पराजित किया था। ये 3 के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि परिव्राजक वंश का प्रथम जो ज्ञात सदस्य है वो क्या था, सुशर्मन था, ठीक है। सुशर्मन के बारे में कहा जाता है कि इसको बहुत नॉलेज थी, अभी हम लाइन से पूरा पढ़ेंगे। सुशर्मन के वंश का ही एक शासक हुआ जिसको बोलते हैं हम देवादय, ठीक है। देवादय इनके पुत्र नहीं थे, इनके वंशज थे, जिसको देवाद्या के नाम से भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। इनके बाद इनके पुत्र हुए प्रवंजन, ये सारे इनके पुत्र थे, ठीक है, पुत्र थे प्रवंजन, प्रवंजन का पुत्र उनका उत्तराधिकारी हुआ दामोदर, दामोदर के पुत्र हुए हस्तिन, हस्तिन के नाम से हमको कई सारे अवलेख शिलालेख मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि भूगरा का लेख, ठीक है। बात करें अगर हम मजगवा का, भूगरा, मजगवा, खो, जबलपुर, ठीक है। तो हस्तिन के हमको 3-4 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ पर, अगर हम बात करें तो भूगरा, ठीक है, भूगरा में पत्थर पर लेख मिला है भूगरा। अगर बात करें हम, ठीक है, जबलपुर, भूगरा, जबलपुर, मजगवा, मजगवा, ठीक है। और अगर बात करें खो, ठीक है, तो भूगरा, जबलपुर, मजगवा और खो से हस्तिन के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बाकी सारे जो हैं वो क्या है, अगर बात करें तो ताम्रपत्र पर है, ठीक है, अंकित है, लेकिन सिर्फ जो भूगरा है वो किस पर अंकित है, वो पत्थर पर अंकित है, ठीक है। ये तांबे पर अंकित शिलालेख है, बाकी सारा जो है भूगरा, ये सिर्फ किस पर अंकित है, पत्थर पर अंकित है, याद रखना शिलालेख है। इसी तरीके से जो संक्षोभ था अंतिम शासक, ठीक है, इसके भी हमको 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। एक प्राप्त हुआ है खो से, कहाँ से प्राप्त हुआ है, खो से, और दूसरा प्राप्त हुआ है हमको बैतूल से, ठीक है, बैतूल से। जो परिव्राजक वंश के शासक हुए जैसे हस्तिन और संक्षोभ, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो ब्राह्मण थे उनको अधिक से अधिक भूमि दान की, गांवों को अनुदान दिया, ठीक है। तो ये जानकारी हमको किससे मिलती है, इनके जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं
ठीक है। शिलालेखों के द्वारा हमको इनके द्वारा दिए गए भूमि के अनुदान, ब्राह्मणों को दिए गए दान इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। वहीं पर जो अंतिम शासक था ना संक्षोभ, ठीक है, तो संक्षोभ ने क्या किया था, संक्षोभ ने अगर हम बात करें तो अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया था, ठीक है, भूमि दान की। साथ ही इसने क्या करा था, एक मंदिर है, ठीक है, लक्ष्मी देवी के नाम पर है, उसको बोलते हैं पिशाचिनी मंदिर, ठीक है। तो इसने क्या किया था, जो पिशाचिनी मंदिर था, ठीक है, संक्षोभ के शिलालेख में उल्लेख है कि पिशाचिनी मंदिर के बनवाए जाने का भी उल्लेख मिलता है संक्षोभ के शिलालेख में, ठीक है। किसका उल्लेख मिलता है, संक्षोभ के शिलालेख में पिशाचिनी मंदिर। पिशाचिनी में ये टर्म जो है वो लक्ष्मी के लिए यूज किया गया है, तो उसका उल्लेख भी मिलता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो पिशाचिनी मंदिर के लिए जो भूमि दान दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, हस्तिन के द्वारा। लेकिन इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है, संक्षोभ के जो शिलालेख है उससे हमको इस पिशाचिनी मंदिर के लिए दिए गए जो अनुदान था, ठीक है, हस्तिन द्वारा दिया गया था गांव का अनुदान, तो उसकी जानकारी हमको संक्षोभ के शिलालेख से प्राप्त होती है। अब एक एक कर हम सारे शासकों के बारे में अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुशर्मन की, किसकी, सुशर्मन की, ठीक। तो सुशर्मन क्या था, सुशर्मन अगर हम बात करें तो इस वंश का सबसे प्राचीन ज्ञात सदस्य था, ठीक है। सुशर्मन क्या था, इस वंश का एक ज्ञात सदस्य है, प्राचीन आदि पुरुष भी बोल सकते हैं उसको, प्राचीन ज्ञात सदस्य, प्रथम सदस्य इस वंश का, ठीक है, आदि सदस्य, आदि पुरुष भी बोल सकते हैं इस वंश का, ठीक है। वो आदि पुरुष मूवी नहीं, ठीक है, इस वंश का, परिव्राजक वंश का प्रथम सदस्य था सुशर्मन, ठीक है, याद रखना। और इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है, इसकी जो जानकारी है, ठीक है, जानकारी के स्रोत अगर हम देखें तो जानकारी के स्रोत क्या है, तो इसकी जानकारी जो है संक्षोभ, ठीक है, जो अंतिम शासक था, क्या नाम था, संक्षोभ, ठीक है। तो संक्षोभ के एक शिलालेख से प्राप्त होती है, संक्षोभ के एक शिलालेख से हमें इसका जो प्रथम सदस्य है सुशर्मन, तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है, और उस शिलालेख का नाम है खो शिलालेख, क्या है, खो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो संक्षोभ द्वारा, ठीक है, उसके समय में जारी किए गए खो शिलालेख से हमें परिव्राजक वंश का जो प्रथम सदस्य था, ठीक है, ज्ञात सदस्य यानी सुशर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस शिलालेख में ऐसा कहा गया है कि ये क्या था, सुशर्मन जो था वो काफी क्या था, विद्वान था, क्या था, विद्वान था, तपस्वी था, कैसा था, तपस्वी था, ठीक है। इसमें कहा गया है कि संक्षोभ के शिलालेख में जो खो से प्राप्त हुआ है कि सुशर्मन जो था परिव्राजक वंश का प्रथम ज्ञात सदस्य था, ये कैसा था, विद्वान था और कैसा था, तपस्वी था, ठीक है। उसे अगर बात करें तो सत्य, ठीक है, संपूर्ण सत्य, ठीक है, सत्य क्या है, अगर हम कैसे क्या है, ठीक है, तो इसे संपूर्ण सत्य और, ठीक है, विज्ञान की 14 शाखाओं का ज्ञान था। कितनी ब्रांचेस, विज्ञान की जो 14 शाखाएं थी उसका इसको ज्ञान था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि विज्ञान की 14 शाखाओं का ज्ञान और संपूर्ण सत्य के बारे में परिव्राजक वंश के किस सदस्य को जानकारी थी, तो सुशर्मन को, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सुशर्मन जो है वो इस वंश का प्रथम ज्ञात सदस्य या आदि पुरुष भी कह सकते हैं, ठीक है, था। इसके बारे में जानकारी हमको इस वंश के अंतिम शासक संक्षोभ के खो शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है। खो शिलालेख ताम्र शिलालेख था, ओली भूवरा कई पत्थर का है, याद रखना, शिलालेख से प्राप्त होती है, जिसमें इसे विद्वान तपस्वी कहा गया है। इसे संपूर्ण सत्य का ज्ञाता तथा विज्ञान की 14 शाखाओं का भी इसको क्या था, ज्ञान था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुशर्मन। अब सुशर्मन के बाद अगर इस वंश के अगर हम अगले सदस्य की बात करें, ठीक है, तो सुशर्मन के बाद इस वंश का जो अगला सदस्य था उसको बोलते हैं हम देवाध्या, क्या बोलते हैं, देवाध्या, ठीक है, देवाध्या। और कहीं कहीं इस देवाध्या का नाम मिलता है देवादय, क्या नाम मिलता है, देवादय, ठीक। तो इस वंश का अगर देखें सुशर्मन के बाद इसी के वंश का अगला जो वंशज था, पुत्र नहीं था उनका, ठीक है, इस वंश का ये एक सदस्य था जिसको बोलते हैं देवाध्या या देवालय के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ हमको पढ़ना नहीं है, बस। इसके बाद अगर इस वंश के अगले जो इनके जो पुत्र हुए, ठीक है, देवालय के बाद इस वंश में अगर हम देखें तो कौन हुए, तो इस वंश के अगले पुत्र प्रभंजन हुए, फिर प्रभंजन के बाद इनके पुत्र हुए। तो जो देवाध्या थे, जिसको कि हम देवाध्या के नाम से जानते हैं, सुशर्मन के वंशज थे, ठीक है, सुशर्मन भी लिख ही रहते हैं, ठीक है,
शरवन के वंशज थे। तो शरवन के वंशज देवादय हुए। इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी हमको इतना प्राप्त नहीं है, ना ही हमको याद करना है। देवादय के बाद उनके पुत्र होते हैं प्रवंजन, जो कि उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। इसके बारे में भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। प्रवंजन के पुत्र जो थे वो कौन हुए? दामोदर हुए। दामोदर के जो पुत्र थे उनके उत्तराधिकारी हुए हस्तिन। ठीक है, महाराजा हस्तिन, जिनको कि हम महाराजा हस्तिन के नाम से जानते हैं। और हस्तिन और संक्षोभ हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हस्तिन की। किसकी बात करते हैं? हस्तिन की। तो हस्तिन जो थे वो किसके, अगर हम बात करें दामोदर, दामोदर के क्या थे? पुत्र थे। हस्तिन कौन थे? अब हम बात करते हैं हस्तिन की। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है हस्तिन। तो हस्तिन जो थे वो कौन थे? दामोदर के पुत्र थे। ठीक है, परिव्राजक वंश के शासक था दामोदर। दामोदर के क्या थे? दामोदर के पुत्र थे। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम बोल सकते हैं, दामोदर के पुत्र थे और प्रवंजन के पोते थे। प्रवंजन के कौन थे? प्रवंजन के पोते थे। ठीक है, ये काफी दानशील व्यक्ति थे। कैसे थे? दानशील। ठीक है, पराक्रमी व्यक्ति थे। दानशील और पराक्रमी शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, दानशील थे, पराक्रमी थे और कैसे थे? काफी अधिक शक्तिशाली थे। इनको हम दानशील क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने कई सारे गांवों को, ठीक है, दान किया था। कई सारे गांवों को क्या दिया था? दान दिया था। भूमि को दान दिया था। क्या दिया था? भूमि को दान दिया था। किसको दिया था? ब्राह्मणों को दिया था। किसको दिया था? अगर बात करें तो ब्राह्मणों को गांव और भूमि का दान या अनुदान दिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने हाथी, घोड़े, ठीक है, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, सोना इत्यादि का भी क्या किया? दान किया। ठीक है, इसलिए इनको हम दानशील कहा जाता है। ठीक है, हस्तिन क्या थे? दामोदर के पुत्र, प्रवंजन के पोते थे, परिव्राजक वंश से संबंधित एक प्रमुख शासक थे। ये दानशील, पराक्रमी और शक्तिशाली व्यक्ति थे। ठीक है, दानशील क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों को गांव का दान किया था, गांव दान दिए थे, अनुदान दिया था, भूमि का दान दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हाथी, घोड़े और सोने का भी क्या किया? दान किया। ठीक, इसके बारे में अगर हम देखें तो संक्षोभ के एक शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है हस्तिन के बारे में। अगर हम बात करें तो संक्षोभ जो थे, ठीक है, इनके पुत्र थे संक्षोभ। क्या नाम था इनके पुत्र का? नाम संक्षोभ, जो इस वंश का अंतिम शासक था। तो संक्षोभ के एक शिलालेख के अनुसार, ठीक है, संक्षोभ का एक शिलालेख है, उस शिलालेख के अनुसार जो हस्तिन थे, ठीक है, हस्तिन जो थे, इन्होंने अगर बात करें अभाला, ठीक है, आभाला, ठीक है, वर्तमान जबलपुर क्षेत्र जो है आभाला, ठीक है, और 18 जो वन राज्य थे, 18 जो थे इसको बोलते हैं अविराज्य। ठीक है, यानी वन, ठीक है, जंगल वन जो होता है ना, हाँ, इन्होंने अभाला क्षेत्र और 18 अविराज्यों को जीता था। ठीक है, तो ये काफी पराक्रमी शक्तिशाली भी थे। ठीक है, तो ये बात प्रूव हो जाती है कि ये दानशील थे, क्योंकि इन्होंने गांव का दान किया था, सोने का दान किया था, हाथी, घोड़े इत्यादि का दान किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये काफी शक्तिशाली पराक्रमी थे, क्योंकि इन्हें अभाला क्षेत्र और 18 अविराज्यों को भी इन्होंने जीता था। ठीक है, इन्होंने जीता था, इसलिए क्या थे, अगर हम बात करें शक्तिशाली से। और ये बात किससे हमको प्रूव होती है? संक्षोभ के शिलालेख से ये बात सिद्ध होती है। संक्षोभ के शिलालेख से ये बात सिद्ध होती है। ठीक है, अगर बात करें हस्तिन, हस्तिन ने कम से कम 42 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। यानी कि परिव्राजक वंश का एक प्रमुख महान शासक था, जिसने 42 वर्षों तक शासन किया। इसने अगर बात करें तो महाराजा की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है, यानी परिव्राजक वंश का एक प्रमुख शासक जो काफी दानशील, शक्तिशाली और पराक्रमी था, जिसने सोने, हाथी, घोड़ों, ठीक है, इत्यादि का गांव का दान किया। गाय भैंसनी, गांव होते ना, गांव विलेज इत्यादि का ब्राह्मणों को दान किया। इसने लगभग 42 वर्षों तक शासन किया। इसने अगर हम बात करें तो 18 अविराज्य और इसने अभाला क्षेत्र को भी जीता था। ठीक है, 42 वर्षों तक शासन किया और इस बात की जानकारी हमको संक्षोभ के शिलालेख से प्राप्त होती है। इसने महाराजा की उपाधि भी धारण की। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सीधी जिले में, ठीक है, एक अभिलेख है, कहाँ पर? जो सीधी है ना, सीधी सिंगरौली, ठीक है, तो सीधी जिले में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं शंकरपुर। क्या बोलते हैं? शंकरपुर। तो शंकरपुर से, सीधी जिले के शंकरपुर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसका है? बंधुगुप्त का है। किसका है? बंधुगुप्त के शासन काल के दौरान एक अभिलेख मिला है। ठीक है,
तो कैसा है, अगर हम बात करें तो वो ताम्र शिलालेख है। कैसा है, ताम्र पत्र पर लिखा गया एक शिलालेख है, ताम्र पत्र पर लिखा गया एक शिलालेख है, ठीक है। और इस शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये किसका है, बंधुगुप्त का है। सीधी जिले के शंकरपुर के अंतर्गत बंधुगुप्त का एक ताम्रपत्र शिलालेख है। और इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो हस्तिन था ये किसके सामंत हुआ करते थे। ये अगर बात करें तो गुप्तों के सामंत थे। किसके सामंत थे, गुप्तों के सामंत थे, ठीक है। किसके सामंत थे, गुप्तों के सामंत थे, ठीक है। तो हस्तिन के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा, हस्तिन के बारे में एक बार हम फिर से देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बार बार पढ़ना जरूरी है। हस्तिन जो था वो परिव्राजक वंश का एक महान शासक था, ठीक है। कैसा शासक था, दानशील शक्तिशाली शासक था, दानशील और शक्तिशाली पराक्रमी शासक था। ये दानशील शासक था, इसकी जानकारी अगर हम देखें तो इस बात से प्रूफ होती है कि इसने जो गांव थे उनको दान में दिया था। इसके अतिरिक्त इसने हाथी, ठीक है, घोड़े, सोना इत्यादि को भी किसको दान में दिया था, इसने ब्राह्मणों को दान में दिया था, ठीक है। ये जानकारी हमको किससे मिलती है, संक्षोभ के अभिलेख से प्राप्त होती है। संक्षोभ का जो शिलालेख था उससे प्राप्त होती है, ताम्रपत्र पर लिखा गया था शिलालेख था, इसके प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इसने 42 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। इसका शासनकाल कब तक रहा, 42 वर्षों तक रहा। इसने 18 आवी राज्यों को, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो अवहाला क्षेत्र को इसने जीता था, अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो बंधुगुप्त, गुप्त शासक थे बंधुगुप्त, ठीक है। तो बंधुगुप्त के टाइम पीरियड का सीधी जिले में शंकरपुर से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ताम्रपत्र पर एक लिखा हुआ शिलालेख मिला है जिसमें इसे गुप्तों का क्या बताया गया है, सामंत बताया है। क्या बताया गया है, सामंत बताया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो हस्तिन जो है वो किस मत का अनुयायी था, हस्तिन शैव मत का अनुयायी था, ठीक है। यानी कि शिव को मानता था, शैव मत का अनुयायी था। यह बात हमको किससे प्रूफ होती है, जो भूवरा, ठीक है, भूवरा का जो शिलालेख है, ठीक है, इससे ये बात प्रूफ होती है कि हस्तिन शैव मत का अनुयायी था, यानी कि शिव को मानता था, शैव मत का क्या था, अनुयायी था। भूवरा के शिलालेख से प्राप्त होती है और ये कैसा है, पत्थर पर अंकित है। याद रखना यह एकमात्र परिव्राजक वंश का शिलालेख है जो पत्थर पर अंकित है। बाकी सारे लोग जो है वो किस पर अंकित है, ताम्र, ठीक है, तावे पर अंकित है। तो ये हो गया हमारा हस्तिन। हस्तिन के बाद हम देख लेते हैं हमारा लास्ट इस वंश का अंतिम शासक जो है संक्षोभ। क्या नाम था, संक्षोभ, जिसे कहीं कहीं संक्षोभ भी बोलते हैं, ठीक है, संक्षोभा भी बोलते हैं। तो इस वंश का जो अंतिम शासक है जिसे हम बोलते हैं संक्षोभ, ठीक है, क्या, संक्षोभ। तो ये क्या है, इस वंश का अंतिम शासक है, क्योंकि जब परिव्राजक वंश जो था वो किस तब तक अस्तित्व में रहा, जब तक गुप्त अस्तित्व में रहे। ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, जैसे ही गुप्तों की सत्ता समाप्त हुई परिव्राजक वंश का भी नाश हो गया, ठीक है। तो इस वंश का अंतिम शासक क्या है, संक्षोभ है, ठीक है। और ये क्या था, अंतिम शासक है इस वंश का। और बात करें अगर तो हस्तिन जो था उसका क्या था, उत्तराधिकारी था। हस्तिन का क्या था, उत्तराधिकारी, हस्तिन का पुत्र हुआ करता था। और इसकी अगर बात करें तो 2 शिलालेख हैं। हस्तिन के कितने शिलालेख हैं, 2 शिलालेख हैं। एक है खो शिलालेख, ठीक है, खो शिलालेख। एक हमको इसका शिलालेख प्राप्त होता है बैतूल से। कहाँ से प्राप्त होता है, बैतूल से। हस्तिन के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, खो से, बैतूल से। खो शिलालेख जो है उसमें क्या है, जो त्रिपुरी है, ठीक है, त्रिपुरी प्रांत जो वर्तमान जबलपुर क्षेत्र है, त्रिपुरी प्रांत के कुछ गांव को दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। त्रिपुरी प्रांत के जो कुछ गांव हैं उनको दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। फिर दूसरा जो शिलालेख है वो क्या है, उसे हम बोलते हैं बैतूल शिलालेख, ठीक है। कौन सा शिलालेख है, बैतूल शिलालेख, याद रखना बैतूल शिलालेख। और एक क्या है, खो शिलालेख, इसमें त्रिपुरी प्रांत के गांव को, ठीक है, दान या अनुदान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। और इसमें ये भी बात कही गई है खो शिलालेख में कि इसका जो पिता था, ठीक है, क्या नाम था, हस्तिन थे इनके पापा जी, तो उनके द्वारा एक पिशाचिनी मंदिर के लिए अनुदान दिया गया था। क्या कहा गया था,
पिशाचनी मंदिर जो है, ठीक है, ये मेनली किसके लिए इसका यूज किया जाता है, लक्ष्मी के लिए, ठीक है। पिशाचनी मंदिर के लिए क्या दिया गया था, अनुदान दिया गया था, याद रखना। इसके अतिरिक्त जो बैतूल का जो शिलालेख है, ठीक है, इसका ही है। अगर बात करें संक्षोभ का है, बैतूल से प्राप्त एक शिलालेख है। इसमें कहा गया था कि इसमें क्या किया गया है, ठीक है, सॉरी थोड़ा, हाँ, खो में कहा गया है कि हस्तिन द्वारा पिशाचनी मंदिर के लिए क्या किया गया था, भूमि का अनुदान किया गया था। वही बैतूल जो है, इसमें शिलालेख में कहा गया है कि ब्राह्मणों को, ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, ठीक है, भूमि अनुदान या भूमि के दान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। भूमि अनुदान या गांव के अनुदान का, ठीक है, गांव को ब्राह्मणों को अनुदान दिए जाने का उल्लेख बैतूल के जो शिलालेख है उसमें प्राप्त होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंतिम जो शासक था संक्षोभ। संक्षोभ की हो जाती है मृत्यु, उसके बाद क्या होता है, परिव्राजक वंश का जो अस्तित्व था समाप्त हो जाता है, ठीक है। चूंकि ये किसके सामंत थे, ये सामंत गुप्तों के थे, तो गुप्तों का जब अस्तित्व समाप्त होता है तो परिव्राजक वंश का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परिव्राजक वंश। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार पढ़िए और समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमें वीडियो को अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले राजवंश के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।